हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से ये फिक्स होता है कि हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारी वो जनरल गाइडलाइंस हैं जो हम अपने बिजनेस में, अपने मैनेजमेंट में, अपनी फर्म में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं किसी भी वर्क को एकम्प्लिश करने के लिए। तो पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। अनलाइक प्योर साइंस रूल्स, दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते और ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक क्यों? ये ह्यूमन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन गोल और सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए चेंज होते रहते हैं। डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होकर ये टाइमली और अच्छे से एफिशिएंटली इफेक्टिवली गोल को एकम्प्लिश करते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब ये जनरल गाइडलाइंस, तो इसे कहते हैं हम दोज जनरल गाइडलाइंस व्हिच आर डायनेमिक इन नेचर एंड हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो दो कैरेक्टरिस्टिक बच्चों हमें लेके चल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, और वो था हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है बेटा ऑल परवेसिव, कि हर जगह, हर एक स्पेस पर, हर एक फील्ड में हमें गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ता है। इसलिए यूनिवर्सल वैलिडिटी या फिर ऑल परवेसिव सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 2 पे हमें तैयार करना है डायनेमिक इन नेचर, और यही हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स बदलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जो कि हेनरी फ्योल ने दिया था, हम पढ़ेंगे भी, वो कब फॉलो करेंगे? तो वो जब फॉलो करेंगे जब कोई भी सामान और इंसान सही जगह पर ना हो, तो हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो डायनेमिक हुई सिचुएशन, बदल रही है सिचुएशन, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल्स को भी बदल लेते हैं, गाइडलाइंस को भी चेंज करते रहते हैं। तीसरा, इसकी डेफिनेशन खुद की जैसे जनरल गाइडलाइन। तो तीसरा फीचर हम तैयार करेंगे जनरल गाइडलाइन, मतलब उन गाइडलाइन को हम फॉलो करेंगे जिनसे हम अपने गोल को अचीव करें, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तीसरा है हमारा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक प्रिंसिपल हमारा एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से बेस्ड है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, यूं ही डेवलप नहीं हो गए, कहीं ना कहीं समझदारी एक्सपेरिमेंट से ये निकाले गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं, टेस्ट किया गया है वर्क सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फ्लेक्सिबिलिटी अभी हमने पढ़ ही लिया। मेनली बिहेवियर, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस होते हैं ह्यूमन बिहेवियर या फिर बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर दीज प्रिंसिपल्स आर ह्यूमन बिहेवियर इन नेचर। और कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज को और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। याद रखना, कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी गाइडलाइन हम तब फॉलो करेंगे जब उसका कोई कॉज होगा, और फिर ही उस कॉज के टाइम पर हमने प्रिंसिपल फॉलो किया तो उससे हमें इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंटिजेंट। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हैपनिंग के अकॉर्डिंग, कोई भी सिचुएशन या कोई भी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, या एक हैपनिंग के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल आर कंटिजेंट, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द टाइम, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। तो ये 6 हो गए हमारे फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है बच्चों, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? तो इंपॉर्टेंस है हमारा नंबर 1 है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारी विजडम, सोच है हमारी, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं अगर हमें हमारे सारे गाइडलाइन की नॉलेज है तो। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहीं ना हम अपने रिसोर्सेज को भी ऑप्टिममली यूटिलाइज करते हैं अगर हम अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। वो हेल्प करते हैं हमारे सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हमें एक और फैसिलिटी देता है कि इससे हम कहीं ना कहीं फैक्ट्स को इंश्योर करते हैं, टाइमली, रियलिस्टिक और प्रॉपर तरीके से मेजर करते हैं। हिट एंड ट्रायल की तरह नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक तरीके से कोई भी डिसीजन लेते हैं एज पर द प्रिंसिपल्स। मीटिंग चेंजेस एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे फ्लेक्सिबल हमारा एनवायरनमेंट है, हम सब जानते हैं कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है,
तो उसके अकॉर्डिंग ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये भी एक बहुत 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 इम्पोर्टेंस है, हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे वो गाइडलाइन को फॉलो करेंगे जिससे हमारी बेटर लिविंग हो, कोई भी बायसनेस ना हो, फेयर रेम्यूनरेशन हो और इथिकल प्रैक्टिस एंड केयरिंग फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च प्रिंसिपल कहीं ना कहीं एक कोर है जो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है कि हमें ट्रेनिंग और एजुकेशन पे फोकस करता है, बीच बीच में नए टेक्निक्स को डेवलप करने की बात भी ये करता है। तो यहाँ पर हमने 2 टॉपिक कवर किए, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमिनिस्ट की यहाँ पर बात हो रही है जिसका नाम है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। सबसे पहले पढ़ते हैं हेनरी फ्योल कौन है, कब बॉर्न हुआ, कहाँ बॉर्न हुआ। तो 1841 में टर्की में बॉर्न हुए थे हमारे दिस हेनरी फ्योल। ही इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। माइनिंग इंजीनियर थे। 30 ईयर्स स्टील कोल माइन में काम किया इन्होंने और इन्होंने फोकस किया मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजरियल एफिशिएंसी पे इनका सबसे ज़्यादा फोकस था। अब यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें सारे 14 प्रिंसिपल्स मेंशन है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे और इनका कीवर्ड देखेंगे कि कैसे आप टिप्स याद रखें और उस प्रिंसिपल के बारे में आप लिख पाएं। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल कहता है कि काम को हमें प्रॉपर डिवाइड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, नॉलेज, एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन। अगर कोई इंसान जिस एफिशिएंसी है चीज़ में एफिशिएंट है उसको उसी तरीके का काम दो, उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल, इसका नाम है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कहता है बेटा कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने किसी को पावर दिया है, अथॉरिटी दी है, तो उसको बैलेंस कर दो विद इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी को भी आप बहुत सारी अथॉरिटी देते हो तो अगर अपने शब्दों में कहूँ तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई मुझे इतनी सारी पावर मिल गई, लेकिन अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो बहुत सारी, कोई पावर नहीं दे रहे हैं, तो अब भी वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से अकम्प्लिश नहीं कर पाएगा। तो हेनरी फ्योल कहता है कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, जितनी अथॉरिटी है उसकी इक्वली बराबर की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पर अगर हमारे पास एक बॉस है तो हम उस बॉस से सही से कमांड लेंगे और कंफ्यूजन नहीं होगा ज़्यादा बॉस के होने का। तो यहाँ ये प्रिंसिपल कहता है कि देयर शुड बी यूनिटी ऑफ देयर शुड बी वन बॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन सो देयर इज नो कंफ्यूजन हुज कमांड टू फॉलो। दिस इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब ऐसे हम अपने एग्जाम्पल से भी इसको समझा सकते हैं। जैसे जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं वो 12th क्लास के बच्चे, वो ये उनका सबका एक ही कॉमन गोल होगा, वो है अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट 90% क्रॉस करना कम से कम 12th क्लास में। और अगर हम बोलें कि बेटा तुम्हारा क्या गोल होने कि पास हो जाऊं, आपका क्या गोल है 60% आ जाए, तो आपका क्या गोल है 80% आ जाए, तो आपका 90 क्रॉस करना है, तो ये गलत है। हेनरी फ्योल कहता है कि हम सबका एक ही गोल होना चाहिए, दैट इज 1 यूनिट 1 प्लान। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे 12th क्लास के बच्चों का एक ही गोल होना है, तो इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 1 यूनिट 1 प्लान। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर केवल एक ही बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का केवल एक ही प्लान होना है। अवॉइड डुअल सबऑर्डिनेशन, एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट मतलब नहीं हमें कमांड सुननी है बॉस की। और डायरेक्शन का मतलब है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, सबकी एक्टिविटीज एक ही गोल को देखनी चाहिए। अफेक्ट द एम्प्लॉय, अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज द 3 मार्क्स क्वेश्चन विच आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं, डिसिप्लिन। जो बच्चों डिसिप्लिन का मतलब तो आप जानते ही होंगे भर भर के आपके अंदर डिसिप्लिन जो होता है। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टमैटिक वर्क, रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट से काम करना, कुछ भी अनसिस्टमेटाइज ना होना। अगर डिसिप्लिन से काम करेंगे, डेडिकेशन से काम करेंगे तो अपने गोल को भी जरूर अचीव करेंगे, ऐसा हेनरी फ्योल कहता है और ऐसा होता भी है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटर जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर हमारे हेनरी फ्योल का कहना है कि हमें हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली एक एम्प्लॉयर को पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में सोचना है, ना कि केवल अपने बेनिफिट के बारे में सोचना है। तो देयर शुड बी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मीन्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक
प्रायोरिटी ओवर द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को केवल अपने बारे में नहीं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को केवल अपने बारे में नहीं, किसी को भी केवल इंडिविजुअली अपने बारे में नहीं, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल उसके बेनिफिट के बारे में सोचना है। इसे कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। रेम्यूनरेशन में सिंपल सी बात है, हमारा हेनरी फैल कहता है कि हमें हमेशा फेयर चार्जेस देने चाहिए, किसी को भी अनफेयर पेमेंट ना करके जो जैसा काम कर रहा है उसको एटलीस्ट इतना फेयर पे करो कि कम से कम वो अपने काम को और ज़्यादा मोटिवेशन तरीके से करे और बेस्ट तरीके से करे, क्योंकि उसको फेयर वेजेस मिल रहे हैं, फेयर चार्जेस मिल रहे हैं। ओवरऑल पे एंड कंपेंसेशन शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल टू बोथ द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी गलत नहीं देना चाहिए और अनफेयर नहीं करना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप देखिए, फोटो से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा, लेकिन सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझिए बच्चों। पहले सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर फ्यू या फिर वन हैंड में दी जाए तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दी जाए तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। हमारा यहाँ पर हेनरी फैल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े से फीचर्स सेंट्रलाइजेशन के जहाँ पर थोड़े से रिजिड रूल्स हैं और थोड़े से फीचर्स डिसेंट्रलाइज के जहाँ पर कहीं ना कहीं अथॉरिटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बटी हो, थोड़ा सा लिबरल हो। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव होंगे एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। तो देयर शुड बी सम फीचर्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड सम फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एज पर द हेनरी फैल। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी। यहाँ पर उन्होंने इक्वालिटी की बात की है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा। वो कहते हैं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में मेल मेंबर भी काम कर रहे हैं बच्चों, फीमेल मेंबर भी काम कर रही हैं। आप मेल मेंबर ज़्यादा तनख्वाह दे रहे हो, फीमेल मेंबर को कम तनख्वाह दे रहे हो, ये बहुत 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 ही गलत है। अगर दोनों सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं तो तनख्वाह भी सेम होनी चाहिए। इसे कहते हैं हम क्या, इक्विटी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फैल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या फिर पर्सनल में हेनरी फैल बहुत अच्छी बात कहता है अगर कोई काम कर रहा है तो उसको फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी अपने जगह से उसको ट्रांसफ़र मत करो, कम से कम उसे काम को तरीके से करने दो, समझने दो। अगर उसको फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी आप ट्रांसफ़र करोगे तो वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से, डेडिकेशन से, तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो वी वर्कर शुड नॉट बी मूव फ्रॉम हिज पोजीशन फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी उनको फ्रीक्वेंटली नहीं ट्रांसफ़र करना है। इनिशिएटिव का मतलब है यहाँ पर कि हमें हमेशा कोई भी डिसीजन लेने में, एक एम्प्लॉयर को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन लेने के टाइम पर अपने अपने एम्प्लॉय को भी ज़रूर पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, उनके सजेशंस लेने चाहिए, ताकि एक बैलेंस डिसीजन हो और फेयर डिसीजन हो। तो कहीं ना कहीं इस बात से बच्चों एक काम और भी होगा, एम्प्लॉय कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे कि हमें भी इम्पोर्टेंस मिल रही है और वो काम को और ज़्यादा अच्छी तरीके से करेंगे। तो इसका मतलब ये है सेल्फ मोटिवेशन, thinking about and executing a plan to improve the way work is performed. Manager encourage employee to share their ideas, boost their morale. कहीं ना कहीं उनका मोरल भी बूस्टअप होगा। एस्पिरिट डी कॉर्प एक ऐसा वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में बल है। एकता में तो बेटा बल है ही। अगर आप बहुत सारी लकड़ियाँ, वो किसान की जो कहानी थी कि वो अपने बहुत सारी लकड़ियों को तोड़े तो वो नहीं टूट रही थी, जब सिंगल सिंगल लकड़ी तोड़ी तो उसके बच्चों को उसने तोड़ने को बोला तो वो इजीली टूट गई। बचपन में आपने ज़रूर ये कहानी सुनी होगी। एस्पिरिट डी कॉर्प्स में बच्चों याद रखना, ये हमसे कहता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी है और सभी मिलकर टीम वर्क कर रहे हैं, टीम स्पिरिट कर रहे हैं, आई को वी में रिप्लेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम अच्छा होगा और गोल अचीव होगा। इसे कहते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स। नेक्स्ट है स्केलर चेन, अ चेन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट अथॉरिटी, जहाँ पर हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट अपने कमांड को फॉलो करना पड़ता है। इट इज़ अ चेन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर यहाँ पर हमारा फ्योल ये भी कहता है, हमारा जैसे मैं यहाँ पर एक स्केलर चेन बना देती हूँ, A B C D E F G, तो स्केलर चेन इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट to lowest level, where if D want to convey some message to G, D will convey to the superior C, then superior B,
then the message will reach to A, then A will give the message to subordinate E, then subordinate F, then finally the message will reach to G. This is known as scalar chain. पैराग्राफ बदल के आप बोलेंगे however in case of emergency, emergency के टाइम पर स्केलर हेनरी फ्योल कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो ये एक प्लैंक बनाता है, इसे कहते हैं गैंग प्लैंक, जिसमें हम डायरेक्टली कन्वे कर सकते हैं मैसेज को बिटवीन द टू पर्सन ऑफ सेम लेवल, बट डिफरेंट मतलब सेम लेवल पे हम बात कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी या कोई अर्जेंट मैसेज है तो, बाय यूजिंग अ प्लैंक नोन एज गैंग प्लैंक, नोन एज गैंग प्लैंक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कमांड बिल्कुल नहीं है बच्चों, ऑर्डर का मतलब है जहाँ पर इंसान और सामान, मैन एंड मटेरियल शुड बी देयर इन देयर प्रॉपर प्लेस। अगर मैन और मटेरियल अपनी जगह पर नहीं है तो काम टाइम पे कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सही जगह पर जब चीज़ नहीं मिलती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और टाइमली एकम्प्लिश नहीं हो पाते हैं टास्क। तो देयर शुड बी फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग, इसे कहते हैं हम ऑल द 14 प्रिंसिपल ऑफ टेलर फ्योल। हमने सारे के सारे 14 के 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के किए, उससे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन किया और उसके बाद उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस भी कंप्लीट किए। अब हम पढ़ेंगे हमारे FW टेलर, जिनके 4 प्रिंसिपल्स और 4 टेक्निक्स थी, टेक्निक 5 थी एक्चुअली। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि टेलर, FW टेलर का फुल फॉर्म क्या है नाम का। तो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जो कि 1856 में बॉर्न हुए, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक मैकेनिकल इंजीनियर जिन्होंने वर्क एफिशिएंसी और स्टैंडर्डाइजेशन पे काम किया। 4 प्रिंसिपल्स दिए और 7 टेक्निक्स, ये सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनका प्रिंसिपल। पहला है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल में हमारा टेलर कहता है कि हमें हमेशा कोई भी डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक तरीके से लेना चाहिए, कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड का फॉलो नहीं करना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बाइसनेस नहीं लानी है, काम को प्रॉपर तरीके से अच्छे से चैनल के थ्रू सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करना है। इसे कहते हैं साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, जहाँ पर वो कहते हैं कि बेस्ट मेथड का फॉलो करो, कोई भी ऐसा काम मत करो जो रूल ऑफ थंब हो, कहीं ना कहीं बायसनेस हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपने काम को स्टैंडर्डाइज और एफिशिएंट और इफेक्टिवली अकम्प्लिश न कर पाए। नेक्स्ट है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। इसमें टेलर बिलीव करता है कि हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है जहाँ पर मैनेजर और वर्कर के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बल्कि सब मेंटली एक दूसरे को समझें, सेंस ऑफ यूनिटी हो। कहीं ना कहीं जो एक टेक्निक है ना बेटा, मेंटल रिवॉल्यूशन, उसका फाउंडेशन ही हार्मनी है, जहाँ पर वो कहता है कि हमें हमेशा एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के प्रति सोच को बदलना है और एम्प्लॉय को भी अपने एम्प्लॉयर के प्रति जो उसने गलत सोचा है उसे बदलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर थिंक्स that the employees are not doing the work properly, and sometimes the employee thinks that the employer are taking a lot of work from them. This change in the attitude of both of them is known as mental revolution. आगे बढ़ते हैं, cooperation not individualism प्रिंसिपल में हमारे टेलर का कहना था कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय, केवल अपने बेनिफिट नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में काम करना है। सेपरेट अपने बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना है और हमें हमेशा कोई भी बेनिफिट अगर हो तो वो दोनों का हो, एम्प्लॉयर का भी एम्प्लॉय का। ऐसे कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से काम करना है। लास्ट प्रिंसिपल है हमारे टेलर का, वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसमें हमारा जो टेलर है वो कहता है कि हमें हमेशा अपने इंडिविजुअल्स की एफिशिएंसी को बिल्ड करना चाहिए, बीच बीच में उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, नए नए टेक्निक सिखाने चाहिए, ताकि वो अपने काम को इस हिसाब से ट्रेनिंग सीखें कि वो सबसे बेस्ट वे से काम करें और इंश्योर करें कि वो हाई प्रोडक्टिविटी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में
और उनको इसके काम के बदले में हाई वेजेस मिलेंगे। और एम्प्लॉय भी अगर हाई वेजेस पा रहा है तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में भी तो हाई प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से हमें ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी से काम करना है। बीच बीच में अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है और उनके जो स्किल्स है उन्हें इम्प्रूव करते रहना है। इसे कहते हैं हमारा फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ टेलर, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल अमॉन्ग ऑल द 4 प्रिंसिपल्स। आगे बढ़ते हैं, इनके टेक्निक्स बढ़ते हैं। तो सबसे 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 इम्पॉर्टेंट टेक्निक है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप, जहाँ पर टेलर ने पूरी मैनेज फैक्ट्री को 2 इंचार्जेस में बांटा और फिर उसका कहना है कि 2 इंचार्जेस अकेले काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने फर्दर उसको 4 फोरमैन्स में बांटा। तो ये हमारे फोरमैन्स हैं। एक शॉर्ट ग्लिम्स देखने, इंस्ट्रक्शन कार्ड तक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। टाइम एंड कॉस्ट, काम टाइम पर हो और लागत भी सही लगे। रूट क्लर्क सीक्वेंस बताता है किस सीक्वेंस में काम करना है। डिसिप्लिनेरियन डिसिप्लिन मेंटेन करता है। और प्रोडक्शन इंचार्ज स्पीड बॉस स्पीड मेंटेन करता है कि काम सही स्पीड से हो। गैंग बॉस क्या सारी मशीनरी हर एक चीज़ अवेलेबल है, इसको इंश्योर करता है। रिपेयर बॉस अगर कोई मशीन रिपेयर मांग रही है तो उसको देखता है। इंस्पेक्टर क्वालिटी चेक करता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो गुड क्वालिटीज़ की हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमें एक एक पॉइंट बताया गया है। इंश्योर करता है काम को डिसिप्लिन से, कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, टाइम एंड कॉस्ट प्लस सही टाइम पर और कम कॉस्ट में काम हो ये इंश्योर करता है। स्पीड बॉस SIRG स्पीड बॉस स्पीड मेंटेन करता है, टाइमली काम हो जाए। क्वालिटी को चेक करता है इंस्पेक्टर। रिपेयर बॉस इंश्योर करता है कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और वो गुड कंडीशन में है और रेडी है वर्क करने के लिए, वो बताता है गैंग बॉस। नेक्स्ट टेक्निक है बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम की ग्रेडिंग मत करो, क्वालिटी यूनिफॉर्मिटी रखो, ये लेटरेस से एक जैसे हों। तो इस चीज़ को इंश्योर कराता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। और स्टैंडर्डाइजेशन में ये बताते हैं कि हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी का काम करना है, गुड टेक्निक्स को यूज़ करना है ताकि काम स्टैंडर्डाइज हो और ज़्यादा ग्रेडिंग ना करके उसको इस तरह से हैक्टिक नहीं बनाना है, काम को सिंप्लीफाई करना है। ज़्यादा वेराइटीज़ अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई भी वेराइटी अननेसेसरी ना हो, इस बात को इंश्योर करना। नेक्स्ट उसने बहुत सारी 4 तरीके की स्टडी दी, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी। तो पहले मेथड स्टडी में उसने बताया टेलर ने कि द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क हमें देखना है, चाहे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो चाहे वो मशीन इंटेंसिव टेक्निक हो, जो बेस्ट काम कर रही है हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है मोशन स्टडी, अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाना। जैसे फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, मशीन में भी काम कर रहे हैं, तो जब वो अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो उसे एलिमिनेट करना, केवल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को लेना, इसे कहते हैं मोशन स्टडी। टाइम स्टडी में स्टैंडर्ड टाइम बताया गया कि एक काम को कितना स्टैंडर्ड टाइम में करना चाहिए, उसके लिए टेलर ने स्टॉप वॉच पहनी, काम करने दिया, उसका एवरेज निकाला और वो टाइम स्टडी बन गया। फटीग स्टडी में उसने बताया कि बीच में काम करने के बीच में कितना रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, अगर उतना रेस्ट इंटरवल मिलेगा तो वर्कर्स कभी भी फटीग नहीं होंगे, काम से थकेंगे नहीं और बीच में अपनी एनर्जी गेन करके एक इंटरवल में वो अपने काम को दोबारा से एफिशिएंटली डन करेंगे। लास्ट टेक्निक, मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक, नॉट लास्ट, एक और भी है उसके बाद, वो है हमारी डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, जहाँ पर वो कहता है कि जो एम्प्लॉय अच्छा काम करे उसको अच्छी तनख्वाह दो और जो खराब काम करे उसको कम तनख्वाह दो। इससे क्या होगा, जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है वो अपने ही काम से मोटिवेट होगा और इंस्पायर होगा। वो पर्सन जिसको कम तनख्वाह मिल रही है तो वो सोचेगा यार मैं भी अच्छा काम कर लूँ तो मुझे भी अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। तो ये थे हमारे टेक्निक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक और इसमें टेक्निक है बच्चों, NCERT में लिखी हुई है, जो मैंने अभी आपको जो प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे उसमें एक था मेंटल रिवॉल्यूशन। तो मेंटल रिवॉल्यूशन भी एक टेक्निक में ही आती है, तो आप इसको एज अ टेक्निक भी तैयार कर लेना। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। केजन एक मॉडर्न टेक्निक है, फोकस करती है कि इम्प्रूवमेंट करो क्वालिटी में और वर्क प्रोसेस को बढ़ाओ। लीन मैन्युफैक्चरिंग एम टू मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू।
minimum all form of waste in production. Six Sigma systematic method to eliminate defect, ensure near perfect quality in output. और just in time strategy of producing or buying only when they are needed for sale. हमेशा जब ज़रूरत हो प्रोडक्शन तभी करें जब उसकी सेल हो. तो ये सब आज की साइंटिफिक मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं. इसके अलावा मैं बच्चों 2 क्वेश्चंस और सेपरेट रेडी करो. नंबर 1, कौन कौन से डिफरेंस बिटवीन है हमारे टेलर प्रिंसिपल और फियोल के. एक ने 14 प्रिंसिपल दिए, एक ने 4. एक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजर है, एक मैनेजमेंट, और एक है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. फियोल की बात कर रही हूँ मैं. फियोल ने केवल मैनेजमेंट एफिशिएंसी पे वर्क किया, लेकिन टेलर ने वर्कर्स एज वेल एज मैनेजमेंट एफिशिएंसी दोनों पे बात की है. दोनों ने हार्मनी की बात की है. अगर कोई पूछे कि क्या ये दोनों के प्रिंसिपल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो 4 जगह बेटा हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिले. कैसे? दोनों ने ही हार्मनी की बात की, दोनों ने कोऑपरेशन की बात की, दोनों ने डिसिप्लिन की बात की, और दोनों ने कोऑर्डिनेशन की बात की. तो कहीं ना कहीं वो सिमिलर भी हैं, हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट करके पूछिए. लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. बाय बाय.